नमस्कार, आप सबका हेमंता गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही जीवंत और ज्वलंतशील मुद्दे पे चर्चा करूंगा, जिसकी चर्चा करने में सभी लोग संकोच करते हैं और यह संकोच करने की चीज़ नहीं है। यह समाज को एक मेन स्ट्रीम में लाने की चीज़ है, जिसको हाल ही में 19 मई का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है। यह केस एक यौन कर्मी सेक्स वर्कर की है। वह सेक्स वर्कर 2011 कोलकाता की जो सेक्स वर्कर थी, उनके मर्डर के केस से यह मामला जुड़ा हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने 2011 में इस केस के बाद एक कमेटी बनाई थी। यह कमेटी 5 वर्षों तक अपना रिपोर्ट सबमिट करती रही और उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है उस पर चर्चाएं हुई और उसका ऑर्डर जो समय समय पर पास होते रहा। परंतु हाल ही में 19 मई का जो ऑर्डर आया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। इस केस की जो सुनवाई है वह 3 जजों के बेंच ने इसकी सुनवाई कर रही है। उनके अध्यक्ष जस्टिस एल नागेश्वर राव हैं, दूसरे जो जस्टिस हैं वो BR गवाली हैं और तीसरे AS बोपन्ना है। इस बेंच का जो ऑर्डर है उसमें खास करके पुलिस अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। भारतवर्ष में 2 करोड़ से अधिक लोग सेक्स वर्कर में सम्मिलित हैं और जो ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में 11,000 रेड लाइट जोन है। अब इतनी बड़ी समूह होने के बावजूद भी इनकी जो हालात है वह बहुत ही दयनीय है। अब हम यह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वेच्छित यौन कार्य अवैध नहीं है। जो अपनी इच्छा से सेक्स वर्कर बने हैं यह अवैध नहीं है। यौन कर्मियों को तत्काल चिकित्सा कानून देखभाल की सुविधा प्रदान की जाए और पुलिस को यह निर्देश है कि अपराधी कानून सभी मामलों में उम्र और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू किया जाए। पुलिस शिकायत दर्ज कराने वाली यौन कर्मियों सेक्स वर्कर के साथ भेदभाव ना करे, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यौन कर्मियों के प्रति पुलिस का रवैया हिंसक रहता है, यह उचित नहीं है, यह भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिसों को यह आदेश किया है। यौन कर्मियों को उत्पीड़न के मामले में मदद के हकदार होंगी। यौन कर्मियों को भी कानून के तहत गरिमा और सम्मान सुरक्षा के हकदार हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मानवीय गरिमा के बुनियादी सुरक्षा से सेक्स वर्कर और उनके बच्चों को लिए भी समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। पुलिस को सभी सेक्स वर्करों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सेक्स वर्करों को भी सम्मान से जीने का अधिकार है, पुलिस उन्हें परेशान ना करे। सुप्रीम कोर्ट का यह भी आदेश है कि जो सेक्स वर्कर हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत उन्हें जीने का अधिकार है। मैं आपके सामने आर्टिकल 21 पढ़ता हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उनके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद बहुत बड़ा नोट पड़ा हुआ है, टिप्पणी पढ़िए, आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। यह हाईलाइट होने का मुख्य मुद्दा क्या था? आखिर यह इतना हाईलाइट क्यों हुआ? जैसा कि हम सब जानते हैं 2019 और 20 में
जब कोविड काल आया हुआ था तब बाकी मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनकी तो दशा और दिशा कुछ परिवर्तन हुई और वह अपनी लाइफ समान रूप से जी रहे थे। परंतु इन जो सेक्स वर्करों का हालात था वह बहुत ही बिगड़ गया, जिसके कारण दुर्बार महिला संवयन समिति की अध्यक्षा ने एक सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी में यह लिखा कि आपके अनुसार जो 2011 में जो ऑर्डर पास किए गए थे जिसमें कि सेक्स वर्करों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और ऐसी तमाम जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, परंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लापरवाही के कारण जितना हो जाना चाहिए था उतना नहीं हुआ। उनकी जो प्रॉब्लम थी वह और भी ज़्यादा बढ़ गई। जब कोविड काल में उनकी स्थिति दयनीय हो गई, उनकी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई, तब दुर्बार महिला समन्वय समिति की अध्यक्षा ने उन्हें एक चिट्ठी में कहा कि आपने जो नियम बनाए थे उसका कुछ पालन नहीं हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को यह आदेश दिया कि इसका तत्काल से पालन किया जाना चाहिए और तुरंत इसे राशन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और कुछ हद तक यह समस्या का सॉल्यूशन हुआ, परंतु यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन अभी आना बाकी है। अगले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की और भी जो ऑर्डर है वह पास होगा। अगर हम बात करें कि आखिर क्यों इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है, हम यह देखें कि हमारी समाज ने इन सेक्स वर्करों को एक अपराध की तरह ट्रीट किया है। इसका समाज की व्यवहार हमेशा से इनको अपमानित और उपेक्षा की दृष्टि से देखता आ रहा है और इसका जो मेन रिस्पॉन्स है वह 90% से अधिक कहीं ना कहीं पुलिस की है। पुलिस बेमतलब की इन समस्याओं की जड़ें उत्पन्न करती है, जबकि यह कॉन्स्टिट्यूशन और इनके एक्ट में यह बातें निर्धारित है, जबकि यह आदेश है कि जो सेक्स वर्कर हैं उनके बच्चों को उनसे अलग ना किया जाए, उनको अलग नहीं किया जाए, क्योंकि यह कानूनन जुर्म है। इसकी कठिनाइयाँ कुछ इस प्रकार हैं, जैसे हमने भारत सिग्नेटरी यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन को मानते हैं, उसके प्लूरमो डिक्लेरेशन है और मानव तस्करी और इन सेक्स वर्करों को अपराध की दृष्टि से देखा जाता है। परंतु जब हम यह देखें कि भारत में 2 करोड़ से अधिक लोग इसमें सक्रिय हैं और 11,000 से ज़्यादा रेड लाइट जोन है, तो फिर इसका कुछ मतलब नहीं बनता है और इन्हें हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सपोर्ट हम इस तरह से कर सकते हैं कि इनके पास ना तो कोई वकील हैं, ना ही इनको मेन स्ट्रीम से कोई सम्मानजनक इन्हें सामान मिलता है। इसी के कारण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का यह कर्तव्य है कि इन्हें लीगल एडवाइस देना चाहिए इन सेक्स वर्करों को, क्योंकि ना ही इनके पास कोई वकील है और ना ही इनको किसी की सहायता मिलती है। अगर हम ITPA इमोरल ट्रैफिकिंग प्रोविजन एक्ट को भी पूरे सख्ती से लागू करने की जरूरत है। इसमें कई सेफगार्ड और प्रोसीजर हैं जो पुलिस और जुडिशियरी को ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से सेक्स वर्करों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और काफ़ी अधिकारों का हनन होता है। अगर हम अडल्ट कंस्टेंट सेक्स वर्करों की बात करें तो उनके विषय में भी पुलिस का जो एटीट्यूड है वह बहुत ही बेकार एटीट्यूड है। इस पर भी अपराध की दृष्टि से जो पुलिस देखती है, इस पर भी डिबेट अभी होना बाकी है। हम मानते हैं कि भारतवर्ष में कम से कम
50% महिलाएं जो हैं वह अपनी इच्छा से यह सेक्स वर्क में शामिल है, परंतु बाकी के जो 50% है उन्हें या तो फोर्सफुली, जबरन, या उन्हें किसी और कारण से उन्हें इस काम में धकेला गया है। हम ये नहीं कहते कि जो अपनी इच्छा से इसमें सम्मिलित है उन्हें हम मेन स्ट्रीम में जुड़े, बल्कि जिन्हें जबरन उसमें धकेला गया है, उनकी क्या मजबूरी रही होगी, उनको किसने इसमें आने पर फोर्स किया, उनको भी हमें सजा देने का प्रावधान और इन पर भी डिबेट होना बाकी है। जो महिलाएं जो 50% है वो आना चाहती हैं, कम से कम उनको तो हम वापस करें, उनको तो हम मेन स्ट्रीम में जोड़े। हम मानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वह इन्हें आर्थिक चीजों को देकर इन्हें जो इकोनॉमिक बेनिफिशियरी दे, उससे हो सकता है इन्हें कुछ लाभ मिले, हो सकता है कि मेन स्ट्रीम में आने के लिए उत्सुक हों, और जो महिलाएं मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहती हैं उनका हमारा समाज तहे दिल से उनका स्वागत करेगा और हम सब उसको अपने मेन स्ट्रीम में अपना लेंगे। परंतु यह इतना सहज नहीं है, क्योंकि जिन्हें आज से 25-50 वर्षों से उस स्ट्रीम में झोंक दिया गया, उनके बच्चे भी उसमें आ गए, फिर यह थोड़ा कठिन हो जाता है और समाज को भी इस विषय पर सोचकर उन्हें अपनाने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि उनके बच्चे जो हैं वह भी उसमें सम्मिलित हो जाए। अगर हम उनके बच्चों को बाहरी मेन स्ट्रीम में जोड़ें और उनके बच्चों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाए, उसे बाइकआउट किया जाए, जब उनके बच्चे डिबेट बिहेवियर में आएंगे, डिबेट बिहेवियर में रहना चाहेंगे और उन्हें हमारा समाज डिक्लाइन बिहेवियर करेगा, उनको डिसरिस्पेक्ट करेगा, उनको पढ़ने लिखने, खेल कूद, समाज के और चीज़ों में उन्हें जब सहायता नहीं मिलेगा तो उनके बच्चे क्या होंगे, ये उनकी मनस्थिति से जब वो पलेंगे बढ़ेंगे, उनका जो डिसअपियर व्यवहार होगा और जो रिसीवनेस आएगा वह हमारे सोशल समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि डिसअपियरेंस एटीट्यूड जो है वह एटीट्यूड मर्डर तक पहुंच सकता है। जो एग्रेसिव एटीट्यूड है वह एटीट्यूड मर्डर तक पहुंच सकता है, किसी और का वो बच्चे मर्डर कर सकते हैं, किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जो डिसअपियरेंस व्यवहार है वह अटेम्प्ट टू सुसाइड के तरफ जाएगा। वह बच्चे जब पता चलेगा कि उनको बस उनके बैकग्राउंड सेक्स वर्करों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वह अपना नहीं रहे, इसलिए वह तो एग्रेसिव और डिसअपियरेंस होना बहुत नॉर्मल सी बात है। इसलिए हमें इन समाज के छोटे छोटे बच्चों को हमें उन चीज़ों से नहीं गुजरना पड़े, इसके लिए हमें काम करना होगा। अगर हम देखें कि यह जो मामला है वह लीगल या अनलीगल का नहीं है, बल्कि यह मामला उन समाज को मेन स्ट्रीम में जोड़ना है जो समाज सबकी उत्तेजना को शांत करता है, और उस समाज को हमारा जो मेन स्ट्रीम का समाज है वह कितनी दुर्व्यवहार और गलत तरीके से उनको ट्रीट करता है। हम सबको पता है कि यह जो सेक्स वर्कर हैं वह किन लोगों के काम आते हैं, और यह किसी से छुपाने और छिपाने की बात नहीं है, क्योंकि हमने एक सोशल समाज का मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश है, तो इसमें यह छुपाने की कोई बात ही नहीं है। अगर हम नारी निकेतन जैसे हाउसेस की बात करें, इन नारी निकेतन जैसे हाउसेस प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हुआ करती है। उस नारी निकेतन में जैसे हाउस में जो महिलाएं रहती है वह जो वहाँ पे चली जाती हैं उनका फिर वापस निकलना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वह खुद की मर्जी से गई हो या फिर किसी और के मदद से गई हो। जो अडल्ट हैं उनके साथ उनका ना तो कोई फैमिली मिलने आता है और ना ही उनका कोई बच्चा, परिवार का कोई भी रिश्तेदार सदस्य ही उनसे मिलना आता है। वह एक डार्कनेस कूप भवन के जैसे हाउसेस में वह कैद है और उस कैद से निकलना मुश्किल है।
अगर हम जेल की बात करें तो जेल में हमें स्कोप रहता है कि हम किसी ना किसी जजमेंट और किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन राइट के माध्यम से हम बाहर आ सकते हैं, परंतु ये जो हाउसेस है, शांति नारी निकेतन जैसे हाउसेस, उन हाउसेसों से निकलना बहुत ही मुश्किल है। इस पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर इन हाउसेस के बारे में सोचने की जरूरत है। इसमें जो वर्कर हैं, जो मेन स्ट्रीम में के लोग हैं काम करने वाले, उनको भी इन लोगों के साथ अच्छे से पेश आनी चाहिए। पुलिस कोई अलग दुनिया की चीज नहीं है, वह ह्यूमन बीइंग की सहायता करने के लिए है, वह पब्लिक को सुविधा पहुंचाने के लिए है, ना कि उन्हें परेशान करने की चीज है। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कुछ कंट्री में यह पूरी तरह से बैन है, परंतु ग्रीस कंट्री है, उसमें यौन कर्मियों को सम्मान से जीने का अधिकार मिला हुआ है। कनाडा में भी वेश्यावृत्ति सख्त नियमों और कानूनों के साथ अलाउ है। न्यूजीलैंड में भी वेश्यावृत्ति सेक्स वर्क 2003 से कानून लागू है और इस कानून के तहत ही उनको काम करने की जरूरत है। और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जो इन 3 न्यायाधीशों की बेंच है, उन्होंने खासकर मीडिया समुदाय से एक अपील किया है और यह निर्देश दिया है कि जो सोशल मीडिया है वह किसी भी सेक्स वर्करों की जो पहचान है, उनका फोटो पब्लिक ना किया जाए, चाहे वह किसी भी तरह का हो, उन्हें उजागर नहीं करना है, उनकी पहचान को नहीं दिखाना है, उनकी पहचान को छुपाना है, चाहे वह कैसी भी हो। मैं आशा करता हूं कि आज की चर्चा हम समाज के पिछले तबके तक के लोगों को यह समझाने में सक्षम हुए होंगे कि आखिर सेक्स वर्करों का स्थिति और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की जो चर्चा है वह सक्सेसफुल रही होगी। अगर आप सबको मेरे इस क्लासेस से कुछ समझ आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पे खत्म हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।